नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार सैनी एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विविध संस्कृत में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम जयपुर जिले का अध्ययन शुरू कर चुके थे, जिसके अंदर हमारे पार्ट 2 आ चुके हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड के अंदर जो जयपुर के प्रमुख प्रमुख जो मंदिर हैं उनकी चर्चा हमने की थी। पार्ट सेकंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि प्रमुख जो लोक संस्कृति के मंदिर हैं उनकी चर्चा हमने की थी। अब बात करेंगे प्रमुख पर्यटन स्थलों की। किसकी? प्रमुख पर्यटन स्थलों की। तो ये रहेगा अपना जयपुर जिला दर्शन भाग 3। ठीक है, भाग 3 रहेगा। इसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रमुख पर्यटन स्थल, प्रमुख पर्यटन स्थल। ठीक है, तो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं उनकी चर्चा हम करेंगे। जयपुर के अंदर बात करते ही पर्यटन स्थलों की सबसे पहला नाम किसका आता है बताइए? देखिए, हाँ, सबसे पहला नाम आता है हवा महल का। किसका आता है? हवा महल का। तो चर्चा शुरू करते हैं हवा महल से। हवा महल, हवा महल की बात करें तो सबसे पहले बताइए क्या इसका निर्माण किसने करवाया? हाँ बताइए। ठीक है, इसका निर्माण करवाएगा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? सवाई प्रताप के द्वारा या प्रताप सिंह के द्वारा लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये तो बात होगी इसके निर्माण कार्य की करने की। फिर इसका जो वास्तुकार कौन था? वास्तुकार कौन था? वास्तुकार, वास्तुकार कौन था बताइए? देखिए, हाँ बताइए। वास्तुकार था इसका लालचंद उस्ता। कौन था? लालचंद उस्ता, ध्यान रखना। लालचंद उस्ता जो इसका वास्तुकार था। जो प्रमुख फैक्ट है जो सीधे सीधे पूछे जाते हैं उनकी बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, अब बात करें कि ये कितने मंजिला है, तो ये 5 मंजिला भवन है। 5 मंजिला है। कितना है? 5 मंजिला है। अब बात करें इसकी और क्या विशेषताएं? 5 मंजिला, 5 मंजिलों के अंदर अगर बात करें कि प्रमुख मंजिलें कौन कौन सी है, अगर बता सकते हो तो बताइए। देखिए 5 मंजिलें कौन कौन सी है। ठीक है, बात करें कि प्रथम मंजिल, जो प्रथम मंजिल है वो कौन सी है? प्रथम मंजिल का नाम आता है शरद मंदिर, जिसका आप कह सकते हो ग्राउंड फ्लोर, शरद मंदिर। फिर इसकी जो दूसरी मंजिल आती है उसका नाम है रतन मंदिर। कौन सा? रतन मंदिर। फिर अगली आती है विचित्र मंदिर। विचित्र महल कह सकते हो या मंदिर कह सकते हो। ठीक है, फिर आती है प्रकाश मंदिर। कौन सी? प्रकाश मंदिर। और फिर आती है हवा मंदिर। ठीक है, तो ये कह सकते हो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये आपकी प्रथम मंजिल, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। इनका क्रम भी आपको याद रखना है भाई, काफी बार एग्जाम पूछा जाता है कि इनका क्रम बताइए, सीधा सुमेलित करना आ सकता है। तो शरद मंदिर, फिर रतन मंदिर, फिर विचित्र, फिर प्रकाश, फिर हवा मंदिर, इस प्रकार से आप याद रखेंगे। ठीक है, अब बात करें कि इस मंदिर की जो जो इस हवा महल की आकृति है वो आकृति किस प्रकार की है? आकृति है इसकी कृष्ण मुकुट के समान। किसके समान? कृष्ण मुकुट के समान इसकी आकृति है। अब बात करें इसके अंदर हवा महल क्यों कहा गया, कि इसके अंदर इतने जाली झरोके हैं जिसके कारण यहाँ पर कह सकते हो कि जो वायु का निर्वात है या वायु का जो कह सकते हो मार्ग है आने जाने का, वो इतना गजब का है कि इसके अंदर बिल्कुल कह सकते हो आपको सुखद अनुभव होता है। क्या होता है? सुखद अनुभव होता है। तो इसके अंदर जाली झरोके हैं वो कितने हैं देखिएगा। तो इसके अंदर बात करें खिड़कियों की, खिड़कियां, तो खिड़कियां इसके अंदर 953 खिड़कियां हैं। कितनी? 953। फिर बात करें जालियों की, तो जालियां हैं कितनी? जालियां झरोके, तो वो है इनकी 365। कितनी है? 365। और कहा जाता है
कि सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण इसलिए किया गया था कि सवाई प्रताप सिंह की जो रानियां थी सवाई प्रताप सिंह की, उनको गणगौर की सवारी दिखाने के लिए, किसके लिए, गणगौर की सवारी दिखाने के लिए इन्होंने निर्माण किया था। क्योंकि प्रत्येक रानी, सवाई प्रताप सिंह की बहुत सारी रानियां थी और प्रत्येक रानी की इच्छा थी कि मेरी पर्सनल जगह हो जिससे मैं गणगौर की सवारी देख सकूं, इसलिए उन्होंने इस हवा महल का निर्माण करवाया था। रानियां बहुत थी, उसके कारण कह सकते हो, आप खुद गिनती कर सकते हो, 365 झरोखे हैं, तो रानियां इनकी कितनी होगी सवाई प्रताप सिंह की, ठीक है। और कहा जाता है कि ये प्रत्येक खिड़की है जो पूर्व की ओर खुलती है, किस साइड खुलती है, पूर्व की ओर। तो क्वेश्चन यही बन सकता है कि हवा महल के जाली झरोखे वो किस दिशा की ओर खुलते हैं, तो पूर्व दिशा की ओर खुलते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब बात करें कि इसकी जो शैली है, वो कौन सी है, ध्यान रखना। सवाई प्रताप सिंह का काल है तो राजपूत शैली तो रहेगी। साथ में मुगल शैली का भी प्रभाव इसमें मिलता है, किसका, मुगल शैली का प्रभाव इस पर मिलता है। अब बात करें कि हवा महल के अंदर एक हवा महल संग्रहालय की स्थापना की गई, किसकी, हवा महल संग्रहालय की। तो हवा महल संग्रहालय की स्थापना, ध्यान रखना, हवा महल संग्रहालय, ये स्थापना की गई 1983 के अंदर, 1983 के अंदर इसकी स्थापना की गई हवा महल संग्रहालय की, ठीक है। तो ये जो हवा महल के अंदर कह सकते हो प्रमुख फैक्ट थे, उनकी चर्चा हमने कर ली है, ठीक है। और हवा महल को कह सकते हो लाल पत्थरों से निर्मित होने के कारण इसे लाल मंदिर भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, लाल मंदिर भी इसे कहा जाता है, लाल पत्थरों के निर्माण की वजह से, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे प्रमुख स्थल की, ठीक है। दूसरा प्रमुख स्थल आपका सिटी पैलेस, इसे कहते हैं चंद्र महल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ये भाई राजस्थान की अगर बात करें तो मुख्यतः ये दो हैं, जयपुर के अंदर है, उदयपुर के अंदर है। वैसे प्रत्येक जिले में आपको ये मिल सकते हैं, लेकिन जो प्रमुख मान्यताएं हैं या कह सकते हो प्रमुख प्रसिद्धि है वो दो की है, एक जयपुर के, एक उदयपुर की, ठीक है। और ये 5 मंजिला है, जयपुर वाला कितना मंजिला है, 5 मंजिला है। और बात करें कि इसके अंदर प्रमुखतः 5 मंजिला होने के कारण कई प्रकार के इसके अंदर आपको महल मिलेंगे, क्या मिलेंगे, महल मिलेंगे, जिसके अंदर आपको सुख महल भी मिलेगा, पोथीखाना महल भी मिलेगा, मुबारक महल भी मिलेगा, कई प्रकार के महल बनेंगे और इनके भी बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अब इसका निर्माण है वो किसने करवाया था, इसका निर्माण है वो सवाई जय सिंह के द्वारा, सवाई जय सिंह द्वारा, ठीक है, सवाई जय सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और कौन सी अवधि के अंदर इसका निर्माण कराया गया, तो ध्यान रखना 1729 में इसका निर्माण शुरू हुआ था और 1734 तक इसका निर्माण चला था। अब बात करें इसके वास्तुकार की, तो जयपुर का वास्तुकार, जो इसका जयपुर के अंदर सिटी महल है, इनका वास्तुकार कौन था, जैसे लालचंद उस्ता हवा महल का था, उसी प्रकार सिटी पैलेस का वास्तुकार कौन है, बताइए। इसका वास्तुकार होगा याकूब, ये एग्जाम में पूछा जाएगा भाई निश्चित ही, क्योंकि वास्तुकार ज्यादा पूछे जाते हैं, क्या पूछे जाते हैं, वास्तुकार, न कि ज्यादा प्रकार से फैक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर बने हुए हैं जो 5 मंजिला है, उसके अंदर बात कर लेते हैं 4 मंजिल, जो प्रमुख 4 मंजिल है। प्रथम बात करें सुख महल, ठीक है, दूसरा पोथीखाना, ठीक है, तीसरा मुबारक महल, कौन सा, मुबारक महल। और मुबारक महल को ही कहा जाता है वेलकम महल, कौन सा, वेलकम महल। एक है सर्वतोभद्र महल, सर्वतोभद्र महल, ठीक है, सर्वतोभद्र महल, या इसे कहा जाता है दीवाने खास, क्या कहा जाता है, दीवाने खास कहा जाता है, ठीक है, इसे कहा जाता है दीवाने खास, ठीक है। और इसे कहा जाता है वेलकम पैलेस, ठीक है, वेलकम पैलेस। अब बात करें मुबारक महल की, इसकी चर्चा अपन कर लेते हैं मुबारक महल की।
ठीक है, मुबारक महल ये ज्यादा प्रसिद्ध है। और जो पोती खाना है, पोती खाना की बात करें तो ये कह सकते हो जो निजी संग्रहालय था, क्या था, निजी संग्रहालय था। ये जो शाही परिवार थे उनका क्या था, ये निजी संग्रहालय था। तो ध्यान रखना, पोती खाना कई बार पूछा जा चुका है, पोती खाना कहाँ स्थित है। सीधे सीधे आता है पोती खाना स्थित कहाँ है, जयपुर के अंदर है। और जयपुर के अंदर भी पूछा जाए कि पोती खाना कहाँ स्थित है, तो सिटी पैलेस के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, सिटी पैलेस के अंदर स्थित है। ठीक है, जो पोती खाना है निजी संग्रहालय, क्या है, निजी संग्रहालय है। मुबारक पैलेस इसे वेलकम पैलेस, इसे वेलकम पैलेस क्यों कहा गया मुबारक महल को। ठीक है, तो इसका जो निर्माण है वो ध्यान रखना सवाई जय सिंह के द्वारा नहीं करवा के सवाई माधो सिंह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था, सवाई माधो सिंह। अब आपको सर ऐसे कैसे, प्रथम मंजिल है उसका निर्माण सवाई जय सिंह के द्वारा करवाया गया, जो इसका निर्माण है ये सवाई माधो सिंह के द्वारा करवाया गया था। और किस लिए करवाया गया था कि जो प्रमुख कह सकते हो, जो दूसरे देशों के जितने भी कह सकते हो इनके गेस्ट आते थे उनको यही ठहराते थे। ठीक है, तो अभी सिटी पैलेस के अंदर जो मुबारक महल है उसकी चर्चा करते हैं अपन। ठीक है, इसके अंदर जो मुबारक महल है उसकी चर्चा करते हैं। अब मुबारक महल की बात करें तो निर्माण है माधो सिंह सेकंड, सीधा लिख देते हैं माधो सिंह सेकंड के द्वारा। बात करें इसके वास्तुकार की, वास्तुकार की, तो वास्तुकार की बात आती है तब आता है वास्तुकार इसका स्टीफन जेकब। कौन है, स्टीफन जेकब इसका वास्तुकार है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब इसको बनाया किसने गया था, अतिथियों के निवास के लिए। अतिथियों के निवास के लिए, यानी जो भी राजदूत आते थे, जो भी राजदूत आते थे उनको यहीं पे ठहराया जाता था। ठीक है, और इसके अंदर कह सकते मुबारक महल के अंदर 2 गंगा जली कलश पड़े हैं। गंगा जली कलश क्या है कि बहुत बड़े कलश हैं जिनका गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज है। सोने चांदी के बड़े 2 कलश हैं, चांदी के 2 बड़े कलश हैं जिनका नाम गिनीज बुक में दर्ज है। और कहा जाता है कि माधो सिंह सेकंड जब कह सकते हो इंग्लैंड गए थे तो इन दोनों जलों में गंगा जल भरकर इंग्लैंड ले गए थे अपने साथ, और इन्हीं वजह से इन्हें गिनीज बुक में भी दर्ज है। ये यहाँ पर 2 गंगा जली कलश हैं। कितने हैं, 2 गंगा जली कलश हैं। आपसे पूछा था किस स्थान पे है, तो मुबारक महल के अंदर ही है। कहाँ पे, मुबारक महल के अंदर ही है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अब बात करें इस मुबारक महल की शैली की, शैली, तो शैली अपने आप पता लगा सकते हो कितनी प्रकार की शैली होगी। पहली शैली इसे कहेंगे आप हिंदू शैली। क्या, हिंदू शैली, क्योंकि धर्म के आधार पर कह सकते हो कि ये हिंदू थे तो हिंदू शैली, या जिसे राजपूत शैली भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, राजपूत शैली, इसका प्रभाव रहा। ठीक है, फिर मुगल शासन था तो मुगल शैली, या इसे कह सकते हो मुस्लिम शैली। अब बात आ गई किसकी, अंग्रेजों की, स्टीफन जैकब। तो तीसरा प्रभाव किसे रहेगा, कंपनी शैली, या इसे कह सकते हो यूरोपियन शैली। ध्यान रखना ये एक ऐसा महल है जिसके अंदर 3-3 शैलियों का मिश्रण है। कितना, 3-3 शैलियों का मिश्रण है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये आपका था सिटी पैलेस। कौन सा, सिटी पैलेस। ठीक है, सिटी पैलेस की बात करें निर्माण की तो माधो सिंह सेकंड के द्वारा कराया गया। वास्तुकार की बात करें तो स्टीवन जेकब था इसका वास्तुकार, और अतिथियों के निवास के लिए राजदूत। और इसी के बदले बने 2 बड़े हैं, बड़े बड़े जलपात्र, इन्हें कहा था गंगाजली कलश कहा जाता है। क्या कहता था, गंगाजली कलश। ये जल के कलश है 2 बड़े बड़े, जो चांदी के निर्माण के, चांदी के बने हुए पूरे के पूरे, और गिनीज बुक में इनका नाम भी दर्ज है। फिर बात करें शैलियों की तो हिंदू शैली, मुगल शैली और कंपनी शैली। ठीक है, 3 शैलियां आती हैं। अब बात करें अगले प्रमुख पर्यटन स्थल की बात करें तो अगला है ईस्टर्न ईस्टर्न
इस लाट का निर्माण है सवाई ईश्वरी सिंह द्वारा करवाया गया था। और इस लाट का जो निर्माण है ये मराठों पर विजय के उपलक्ष्य में करवाया। मराठों पर विजय के उपलक्ष्य में, ठीक है। मराठों पर जब ईश्वरी सिंह ने विजय प्राप्त की उसके उपलक्ष्य में इसको करवाया था। और कौन से युद्ध के अंदर करवाया था, ध्यान रखना, राजमहल जो टोंक के अंदर है, युद्ध के अंदर जो हुआ था 1749 के अंदर, ठीक है। 1749 में युद्ध हुआ था, राजमहल का युद्ध, टोंक का युद्ध। किस किस के मध्य हुआ था, सवाई ईश्वरी सिंह के मध्य और मराठों के बीच, जिसके अंदर ईश्वरी सिंह ने मराठों को पराजित किया था और उसी विजय के अंदर इन्होंने इस इसर लाट का निर्माण कराया था। और इसर लाट की बात करें, ये 7 खंडों में विभाजित है, 7 खंडों में विभाजित है, ठीक है। 7 खंडों में विभाजित है इसर लाट, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे इसर लाट के बारे में, ठीक है। फिर स्थान की बात करें, अगला आता है विराटनगर। कौन सा, विराटनगर। विराटनगर की बात करें तो इसे प्राचीन रूप में बेराट कहा जाता था, जो मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करता था, ठीक है। और विराटनगर की बात करें तो यहां पर बौद्धकालीन मंदिरों के अवशेष, क्योंकि बेराट सभ्यता भी है, क्या है, बेराट सभ्यता भी है जो बाणगंगा नदी के किनारे पर बसी हुई थी, ठीक है। तो बौद्धकालीन मंदिरों के अवशेष भी यहां से प्राप्त हुए हैं। और कहा जाता है कि पांडवों ने अपना अज्ञातवास, पांडवों ने अज्ञातवास का यहां पर समय बिताया था, ठीक है। कि पांडवों ने अपना अज्ञातवास का समय कहां बिताया था, तो आप कहेंगे विराटनगर। कहां पर, विराटनगर, ठीक है, ठीक है। और यहाँ की विशेषता है, यहाँ पर अकबर द्वारा निर्मित एक टकसाल है, अकबर द्वारा निर्मित टकसाल। टकसाल किसे कहते हैं, जो सिक्के डालने की जो कह सकते हो फैक्ट्री या जिसे कह सकते हो स्थान है, उसे टकसाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टकसाल कहा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप विराटनगर के बारे में। अब बात करते हैं जयपुर के अंदर जो प्रमुख प्रमुख दुर्ग हैं उनकी चर्चा करते हैं, ठीक है। जयपुर के अंदर जो दुर्ग हैं, लिख सकते हो, प्रमुख दुर्गों की चर्चा करते हैं। प्रमुख दुर्ग, पहले दुर्ग की बात करें तो जिसे कहते हैं नाहरगढ़ दुर्ग। नाहरगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग की बात करें तो इसे कहा जाता है जयपुर का मुकुटमुनि का, क्या कहा जाता है, जयपुर का मुकुटमुनि, जयपुर का मुकुटमणि, ठीक है। जयपुर का मुकुटमणि कहा जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। जयपुर का मुकुटमणि किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे नाहरगढ़ दुर्ग को कहा जाता है, ठीक है। और इसी दुर्ग का नाम आता है सुदर्शनगढ़। क्या नाम आता है, सुदर्शनगढ़, ठीक है। इसका नाम आता है सुदर्शनगढ़ भी, सुदर्शनगढ़ या नाहरगढ़। अब कहा जाता है कि मराठों से बचाव के लिए इस दुर्ग का निर्माण किया गया था। किसके बचाव से, मराठों से बचाव के लिए। और इसका निर्माण किसने किया था, सवाई जय सिंह ने पहले निर्माण, सवाई जय सिंह। और क्यों किया गया था, मराठों से जो हमले हो रहे थे बार बार जयपुर को बचाने के लिए। मराठों से सुरक्षा के लिए, ठीक है। कि मराठों से सुरक्षा के लिए इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया नाहरगढ़। और कहा जाता है
कि ये दुर्ग जो है नाहर सिंह भौमिया के नाम पर, किसके नाम पर, नाहर सिंह भौमिया के नाम पर। भौमिया किसे कहते हैं, जो किसी भी क्षेत्र के रक्षक देवता होते हैं उसे कहा जाता है भौमिया। तो ये नाहर सिंह भौमिया एक भौमिया थे के नाम पर नाहरगढ़ पड़ा है, नाहरगढ़ पड़ा है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब बात करें कि यहाँ पर एक जैसे 9 महल हैं। कितने, एक जैसे 9 महल हैं। और ये महल बनाए कितने थे, माधो सिंह सेकंड ने बनवाए थे। किसने बनाए थे, माधो सिंह सेकंड ने। ठीक है, माधो सिंह ने, सेकंड नहीं भाई, माधो सिंह फर्स्ट है। माधो सिंह ने अपनी रानियों के लिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया नाहरगढ़ दुर्ग। नाहरगढ़ दुर्ग की बात करें तो इसे कहा जाता है जयपुर का मुकुट मणि, और इसे कहा जाता है सुदर्शनगढ़। क्या कहा जाता है, सुदर्शनगढ़। इसका निर्माण किसने करवाया, सवाई जय सिंह ने। किसने करवाया, सवाई जय सिंह ने। किस कारण से कराया, मराठों के आक्रमण से सुरक्षा के लिए। और बात करें इसके अंदर एक जैसे 9 महल है। क्या है, एक जैसे 9 महल है। इसका निर्माण माधो सिंह ने करवाया, और इसका नामकरण है वो नाहरगढ़ भौमिया के नाम पर इसका नाम नाहरगढ़ पड़ा था। क्या पड़ा था, नाहरगढ़। ठीक है, अब बात करेंगे अगले दुर्ग की। अगला दुर्ग है, उस दुर्ग की बात करें आमेर दुर्ग की। आमेर, ठीक है, इसका निर्माण करवाया था मिर्जा राजा मान सिंह ने। मिर्जा राजा मान सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, निर्माण मिर्जा राजा मान सिंह ने। फिर बात करें जो इसका मुख्य द्वार है, इसे कहा जाता है हाथीपोल। क्या कहा जाता है, हाथीपोल या गणेश पोल। अब ये चर्चा में क्यों रहा, ठीक है, एक इतिहासकार है फर्ग्यूसन। कौन है, फर्ग्यूसन, जिसने इस हाथीपोल या गणेश पोल को विश्व का सबसे सुंदर दरवाजा कहा है। क्या कहा है, विश्व का सबसे सुंदर दरवाजा कहा है या सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, ध्यान रखना। फर्ग्यूसन ने इसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ दरवाजा कहा है। किसे, हाथीपोल या गणेश पोल को, जो कहां पर बने हुए हैं, ठीक है, आपके आमेर दुर्ग के अंदर। कहां पे, आमेर दुर्ग के अंदर। ठीक है, आमेर दुर्ग के अंदर ही बने हैं शीश महल। क्या बने हैं, शीश महल, और इन्हें कहा जाता है राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ शीश महल। राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ शीश महल। शीश महल क्यों, क्योंकि ये कांच से निर्मित है। किससे निर्मित है, कांच से निर्मित है, इसलिए इन्हें शीश महल कहा जाता है। ठीक है, और इसी दुर्ग के अंदर निर्मित है शिला देवी का मंदिर। किसका मंदिर, जो हमने बात की थी अन्नपूर्णा देवी जिसे कहा था। ठीक है, और इसी दुर्ग के अंदर निर्मित है सुहाग देवी का मंदिर। किसका, सुहाग मंदिर। ठीक है, सुहाग मंदिर, और इसी के अंदर स्थित है आपका जगत शिरोमणि का मंदिर। कौन सा, जगत शिरोमणि का मंदिर। जगत शिरोमणि का मंदिर, जिसकी बात की थी हमने, जिसका निर्माण मिर्जा राजा मान सिंह की रानी कनकावती ने करवाया था अपने पुत्र जगत सिंह की याद में। और इस मंदिर को ही कहते हैं लाल जी का मंदिर।
या इसे कहते हैं मीरा मंदिर। क्या कहते हैं? मीरा मंदिर। और जिसकी बात की थी, इसकी जो मूर्ति है वो चित्तौड़गढ़ से लाई गई थी, जहां पर मीरा कह सकते हो पूजा करती थी, भक्ति करती थी, वही ये मूर्ति है। ठीक है, तो ये इसके अंदर प्रमुख प्रमुख मंदिर है। अब बात करें कि आमेर दुर्ग है, इसको 2013 के अंदर विश्व विरासत सूची में, विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। कब किया गया? 2013। और इसी के साथ 6 दुर्ग, राजस्थान के जितने भी 6 दुर्ग थे मुख्य मुख्य, इनको सम्मिलित किया गया था। और जो कह सकते हो यूनेस्को द्वारा विशेष सूची में शामिल है। और ये सम्मेलन हुआ था कंबोडिया के अंदर। कहाँ हुआ था? कंबोडिया के अंदर जो सम्मेलन होता है यूनेस्को का, उसके अंदर सम्मिलित हुए थे, कंबोडिया के अंदर। ठीक है, कंबोडिया के अंदर ये सम्मेलन हुआ था 2013 के अंदर, जहां पर राजस्थान के 6 दुर्गों को विश्व विरासत सूची के अंदर सम्मिलित किया गया, जिसके अंदर भी आमेर दुर्ग का भी स्थान है। ठीक है, तो ये आपका था कौन सा? आमेर दुर्ग। ठीक है, अब बात करेंगे अगला, दूसरा दुर्ग जयगढ़ दुर्ग। कौन सा? जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग की बात करें तो ये चिल के टीले पर बना हुआ है। चिल के टीले पर, चिल के टीले पर, चिल का टीला है, चिल का टीला, इस टीले का भी निर्माण किया गया है। और इस चिल के टीले का निर्माण मिर्जा राजा मान सिंह द्वारा किया गया। किसका द्वारा किया गया? मिर्जा राजा मान सिंह द्वारा। और ये जो चिल का टीला है, ये इगल की पहाड़ी पर निर्मित है। किस पर निर्मित है? इगल की पहाड़ी पर। ठीक है, ध्यान रखना, ये चिल के टीले की प्रमुख विशेषता है। बात करें जयगढ़ की दुर्ग की, तो इसका जो निर्माण है सवाई जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा कराया गया था? सवाई नहीं, सॉरी, मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा, मिर्जा राजा जय सिंह द्वारा, जय सिंह द्वारा। ठीक है, मिर्जा राजा जय सिंह द्वारा इसका निर्माण कार्य करवाया गया था। बात करें कि इस दुर्ग की प्रमुख विशेषता क्या है, तो इस दुर्ग के अंदर एशिया की सबसे बड़ी तोप स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी तोप, जिसका नाम है जयबान तोप, स्थित है। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबान तोप यहाँ पर स्थित है जयगढ़ दुर्ग के अंदर। जयगढ़ दुर्ग कहाँ पर बना? चिल के टीले के ऊपर बना हुआ है। तो चिल का टीला का निर्माण किसने किया था? मिर्जा राजा मान सिंह ने। कहाँ पर? ईगल की पहाड़ी पर किया था। ठीक है, और इसी चिल के टीले पर निर्माण हुआ था जयगढ़ दुर्ग का, जो मिर्जा राजा जय सिंह द्वारा बनाया गया। और यहाँ पर स्थित है एशिया की सबसे बड़ी तोप, जिसे जयबान तोप कहते हैं। क्या? कौन सी? जयबान तोप। ठीक है, अब बात करें दूसरे स्थान की, तो जयपुर के अंदर एक स्थित है जंतर मंतर। जंतर मंतर, जंतर मंतर मुख्यतः क्या है? मुख्यतः एक वेधशाला है। क्या है? कई बार ये क्वेश्चन भी आ चुका है, जंतर मंतर क्या है? तो एक वेधशाला है, वेधशाला है। और इस वेधशाला का निर्माण किसने करवाया और किस प्रकार से इसकी प्रेरणा मिली, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। सवाई जय सिंह ने, किसने? सवाई जय सिंह ने इसका निर्माण किया था। सवाई जय सिंह ने निर्माण, और जो प्रेरणा है या कह सकते हो जो इसका स्वरूप है, वो उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान के उलुग खां से लिया गया था। किसे? उज्बेकिस्तान के उलुग खां से इसका लिया गया था स्वरूप। ठीक है, और सवाई जय सिंह ने
पूरे भारत के अंदर 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया था। किसका? 5 वेधशालाओं का। ठीक है, इसके अंदर प्रमुख थे दिल्ली के अंदर, दूसरी जयपुर के अंदर, तीसरी आपकी बनारस के। दिल्ली, जयपुर, फिर बनारस और फिर उज्जैन, फिर मथुरा। फिर मथुरा के अंदर जयपुर वाले की बात करें तो सबसे बड़ी है। ये क्या है? सबसे बड़ी है। अब इस जयपुर वाली वेधशाला के अंदर आपको 2 फैक्ट याद रखने हैं। इसके अंदर सौर ऊर्जा, जो सूर्य घड़ी है सबसे बड़ी सौर ऊर्जा घड़ी है, वो सबसे बड़ी घड़ी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। विश्व की सबसे बड़ी सौर घड़ी, ठीक है, ये स्थित है। और इस सौर घड़ी को कहा जाता है सम्राट यंत्र। क्या कहा जाता है? सम्राट यंत्र कहा जाता है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी सौर घड़ी है, वो यहीं पर स्थित है। कहां पर? आपके जो जंतर मंतर वेधशाला है यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ पर एक ऊंचाई मापने का यंत्र भी है, जिसे कहते हैं राम यंत्र। क्या कहते हैं? राम यंत्र। ये भी यहीं पर उपस्थित है। ठीक है, तो ये प्रमुख थे 2 फैक्ट इसके याद रखने हैं। कई बार पूछा था सम्राट यंत्र का संबंध किससे है, या सम्राट यंत्र क्या है? तो सम्राट यंत्र एक सौर घड़ी है, इसका संबंध किससे है? आपके जंतर मंतर से है। ठीक है, अब बात करें कि 2010 में इस जंतर मंतर को 2010 में यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में और विश्व विरासत में भी कल्चरल सूची में, किसमें? कल्चरल में शामिल कर लिया था। और राजस्थान की पहली इमारत थी जिसको इस सूची में शामिल किया था। राजस्थान की पहली इमारत जिसको इस सूची में शामिल किया गया। ठीक है, राजस्थान की पहली इमारत है जिसको इस सूची के अंदर शामिल किया गया था। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अब बात करें जयपुर के अंदर और प्रमुख फैक्ट कौन से हैं, इनकी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो जयपुर के अंदर अन्य फैक्ट कौन से, उनकी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो जो अन्य महत्वपूर्ण हो जाते हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। जयपुर के अंदर जो अन्य महत्वपूर्ण स्थान है उनकी चर्चा करते हैं। ठीक है, जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनकी चर्चा करते हैं जयपुर के अंदर। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो जयपुर को प्रमुख नाम हमने पढ़े थे। जयपुर को हमने कहा था, जयपुर को राजस्थान की दूसरी काशी भी कहा जाता है, वृंदावन भी कहा जाता है, और गलताजी जिसको जयपुर की काशी कहा जाता है, और गुलाबी नगरी जिसे कहा जाता है। कई प्रकार से हमने इसका नाम दिया। और इसके नाम है जयपुर को और क्या कहा जाता है? जयपुर को हेरिटेज सिटी, हेरिटेज सिटी यानी ऐतिहासिक शहर भी इसे कहा जाता है। फिर रत्न नगरी, रत्न नगरी क्यों? रत्न और जो रत्न जड़ित है, जो रत्नों का कार्य सबसे ज्यादा होता है। और पन्ना नगरी भी कहा जाता है, यानी जो हीरे और पन्ना रत्न इनका सर्वाधिक कार्य अगर कहीं होता है तो वो जयपुर के अंदर होता है। और इसे कहा जाता है रंगसिरी का द्वीप, रंगसिरी द्वीप।
ठीक है, तो ये नाम भी इसके आते हैं, रंगसिरी का द्वीप भी इसे कहा जाता है। ठीक है, अब राजस्थान का ध्यान रखना सबसे बड़ा वन्य जीव, राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य नहीं, म्यूजियम है, अभयारण्य मत कर देना कभी। राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव म्यूजियम, राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव म्यूजियम है जयपुर के अंदर। ध्यान रखना, ये इस फैक्ट को ध्यान रखना, म्यूजियम है, कहीं वन्य जीव अभ्यारण्य मत कर देना, वन्य जीव को देख के अभ्यारण्य, अभ्यारण्य मत कर देना। राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव म्यूजियम की बात करें तो जयपुर के अंदर ही स्थित है। ठीक है, अब बात करें कि यहां पर एक स्थान है जिसका नाम आता है हाथी गांव। ये कोई गांव का नाम नहीं, हाथी गांव। यहां कह सकते हो कि जो एलिफेंट राइडिंग है इसके लिए इसका नाम पड़ गया हाथी गांव। मुख्यतः यह गांव है कुंडा गांव में। कहां पे है? कुंडा गांव, जो आमेर के अंदर स्थित है। ठीक है, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? एलिफेंट राइडिंग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? एलिफेंट राइडिंग के लिए। ठीक है, और इसको शामिल किया गया था एलिफेंट राइडिंग के लिए हाथी गांव को 19 जून 2010 को हाथी गांव घोषित किया गया था। ठीक है, 19 जून 2010 को ये घोषित किया गया था। तो 19 जून 2010 को इसे हाथी गांव घोषित किया गया था। ठीक है, किस गांव को? कुंडा गांव को। किसके लिए? एलिफेंट राइडिंग के लिए। अगर आपको एलिफेंट राइडिंग यानी हाथी की सवारी करनी है तो आप कुंडा गांव आमेर चले जाइए, यहाँ पर आपको हाथी की सवारी करने को मिलेगी। ठीक है, बात करते हैं अन्य फैक्ट की। तो बात करें कि जो गलता जी हैं, गलता जी, इन्हें कहा जाता है जयपुर की काशी, जयपुर की काशी। ठीक है, क्या कहा जाता है? जयपुर की काशी कहा जाता है। ठीक है, अब बात करें कि जो गोनेर स्थान है, कौन सा? गोनेर, इसे कहा जाता है जयपुर का मथुरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जयपुर का मथुरा। ठीक है, जयपुर का मथुरा अगर आपसे पूछ ले तो कौन सा है? गैलोर। ठीक है, अब बात करें अगले फैक्ट की। ठीक है, जयपुर के अंदर संचालित है गुड़ियों का संग्रहालय, गुड़ियों का संग्रहालय। गुड़ियों के संग्रहालय की बात करें तो यहां पर विभिन्न देशों की जितनी भी कह सकते हो कि जो पारंपरिक वेशभूषा है महिलाओं की, उनका आदमकद प्रतिमाओं के रूप में यहाँ पर विराजमान की गई है सारी की सारी, या इनको रखा गया है। तो पूरे देश की सांस्कृतिक या और पूरे विश्व की सांस्कृतिक झलक आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसलिए यहाँ पर स्थापना की गई है गुड़ियों के संग्रहालय की। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसे डोल म्यूजियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डोल म्यूजियम भी इसे कहते हैं। ठीक है, अब बात करें राजस्थान का प्रथम कैंसर हॉस्पिटल। राजस्थान का प्रथम कैंसर हॉस्पिटल, तो यह भी राजस्थान का प्रथम कैंसर हॉस्पिटल है, यह भी जयपुर के अंदर स्थापित हुआ था। बात करें राजस्थान का प्रथम साइबर थाना, राजस्थान का प्रथम साइबर थाना, साइबर थाना यानी जो आपका इंटरनेट का जो क्राइम होता है उसे साइबर क्राइम कहा जाता है। तो साइबर क्राइम का थाना भी कहां पर स्थापित किया गया था? जयपुर के अंदर। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर बात करें राजस्थान की प्रथम महिला बास्केटबॉल अकेडमी, वो भी जयपुर के अंदर स्थापित की गई थी। राजस्थान की प्रथम
महिला बास्केटबॉल अकेडमी। राजस्थान की प्रथम महिला बास्केटबॉल अकेडमी भी जयपुर के अंदर स्थापित की गई थी। ठीक है, और बात करें जयपुर की तो एशिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी, एशिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी, यह भी कहां पर स्थित है? जयपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे जयपुर को एशिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी भी कहा जाता है। ठीक है, अब बात करें अन्य फैक्ट की, तो ध्यान रखना, एक है वेक्स, जिसे कहा जाता है मॉम युद्ध संग्रहालय। ठीक है, वेक्स या मॉम युद्ध संग्रहालय राजस्थान के अंदर, जिसे कह सकते हो वेक्स वार मेमोरियल कह सकते हो, कह सकते हैं वेक्स वार मेमोरियल भी कह सकते हो। वार मेमोरियल की बात करें तो ये तो बना है जैसलमेर के अंदर वार मेमोरियल, लेकिन वेक्स मॉम युद्ध संग्रहालय बना हुआ आपका जयपुर के अंदर। कहां बना हुआ है? जयपुर के अंदर। ठीक है, और जयपुर, लेकिन सिर्फ अगर वार म्यूजियम की बात आ जाए, किसकी? वार म्यूजियम, तो ये है जैसलमेर के अंदर। ठीक है, कहां पर? जैसलमेर के अंदर। और कहा जाता है वेक्स जो मॉम युद्ध संग्रहालय है ये सवाई मानसिंह स्टेडियम के सामने है, जहां पर जो कह सकते हो युद्ध के अंदर शहीद हुए थे, कम से कम 2000 से ज्यादा शहीदों के नाम यहाँ पर उत्कीर्ण है। और इसको जो स्ट्रक्चर बनाया गया था, ये किसके द्वारा बनाया गया? प्रसिद्ध वास्तुकार अनूप भारतीय द्वारा, अनूप भारतीय द्वारा ये बनाया गया था। ठीक है, वेक्स या कह सकते हो मॉम युद्ध संग्रहालय, यानी यहाँ पर जितने भी कह सकते हो वेक्स के या मॉम के जो आदमकद या कह सकते हो प्रतिमाएं हैं, छोटी छोटी प्रतिमाएं, आदमकद प्रतिमाएं नहीं, सॉरी छोटी छोटी प्रतिमाएं हैं, यानी वेक्स के रूप में, किसकी? मॉम के रूप में। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अब बात करें, एक लाइब्रेरी है जयपुर के अंदर, महाराजा लाइब्रेरी, महाराजा लाइब्रेरी। अब महाराजा लाइब्रेरी क्यों प्रसिद्ध है? तो महाराजा लाइब्रेरी कह सकते हो राजस्थान की प्रथम हेरिटेज लाइब्रेरी है, हाईटेक लाइब्रेरी, राजस्थान की प्रथम हाईटेक लाइब्रेरी, यानी जो उत्कृष्ट टेक्नोलॉजी है वो सर्वप्रथम किस लाइब्रेरी के अंदर लाई गई थी? महाराजा लाइब्रेरी के अंदर। ध्यान रखना, जो जयपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, अब बात करें अगले फैक्ट की, तो जयपुर के अंदर एक जयपुर जंतुआलय स्थित है। ये क्यों महत्वपूर्ण? ध्यान रखना, जयपुर जंतुआलय, जयपुर जंतुआलय की बात करें तो ये देश के अंदर, राजस्थान के अंदर नहीं, देश के अंदर प्रसिद्ध है। वो भी किस कारण? कि यहाँ पर घड़ियाल के प्रजनन में सफलता मिली थी। देश का प्रथम जंतुआलय जहां घड़ियाल प्रजनन में सफलता प्राप्त हुई। ठीक है, राजस्थान का ही नहीं, देश का प्रथम जंतुआलय है जहां पर घड़ियाल के प्रजनन में सफलता प्राप्त हुई है। ध्यान रखना। ठीक है, बात करें जयपुर चिड़ियाघर, जयपुर चिड़ियाघर की बात करें तो ये राजस्थान का सबसे प्राचीन चिड़ियाघर है, राजस्थान का सबसे प्राचीन चिड़ियाघर है।
राजस्थान का सबसे प्राचीन चिड़ियाघर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि राजस्थान का प्राचीन सबसे चिड़ियाघर कौन सा है, तो जयपुर चिड़ियाघर है। ठीक है, फिर बात करें कि जरीकाकारी सबसे अधिक जरीकाकारी यानी जो कपड़े के अंदर एक कपड़े का प्रकार है जरीकाकारी, ये भी यहीं पे होता है। ठीक है, और सवाई जय सिंह के समय शुरू हुआ था। ठीक है, सवाई जय सिंह के समय ये प्रारंभ हुआ था। बात करें बीती चित्रकला, आमेर शैली का ये चित्र है, चित्रों की प्रकार है बीती चित्र शैली, जो आमेर चित्र शैली का एक प्रभाव है। यानी बीती चित्र शैली है सर्वप्रथम अगर कहीं पर प्रकाश में आती है तो वो यहीं पे आती है आमेर चित्र शैली के अंदर, और यहीं से फिर बूंदी फिर वही आगे राजस्थान के अंदर प्रसारित होती है। तो सर्वप्रथम बीती चित्र शैली का प्रादुर्भाव भी कह सकते हो कि आमेर के अंदर आई थी, आमेर चित्र शैली के अंदर। ठीक है, और इसके लाने का श्रेय है मिर्जा राजा मान सिंह का, मिर्जा राजा मान सिंह का। और मुख्यतः ये फारस या ईरान की चित्र शैली है। कहां की है, ईरान की, या कह सकते हो फारस की चित्र शैली है। ठीक है, अब बात करें आगे कि तमाशा लोकनाट्य, तमाशा लोकनाट्य, तो तमाशा लोकनाट्य है, ये भी कह सकते हो जयपुर का प्रसिद्ध है, और इसके अंदर कह सकते हो कि प्रसिद्ध करने का श्रेय जाता है सवाई प्रताप सिंह द्वारा, सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। और तमाशा लोकनाट्य जिसके द्वारा किया जाता है वो है भट्ट परिवार। कौन है, भट्ट परिवार। ठीक है, इस प्रकार नाचने गाने के परिवार होते हैं, उसी के अंदर तमाशा लोकनाट्य का भी एक परिवार है भट्ट परिवार, जिसके द्वारा ये किया जाता है। ठीक है, अब बात करें अन्य फैक्ट की, तो अन्य फैक्ट की बात करें तो जयपुर के अंदर देश का प्रथम इस सेवा के अंदर, देश का, राजस्थान का ही नहीं, देश का प्रथम ई सेवा केंद्र। ठीक है, देश का प्रथम ई सेवा केंद्र जो जयपुर के अंदर लगाया गया, और जयपुर के अंदर भी स्थान है दुद्दू। कौन सा, दुद्दू, दुद्दू स्थान है जहां पर देश का प्रथम ई सेवा केंद्र, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसके माध्यम से जो सेवाएं देने का कार्य किया गया था। यानी जो जितने भी सरकारी सेवाएं हैं उनको इंटरनेट के माध्यम से शुरू करने का कार्य जयपुर दुद्दू के अंदर भी संचालित हुआ था। ठीक है, अब राज्य का प्रथम निजी हवाई अड्डा वो कहां पर स्थित है, तो ये ही जयपुर के अंदर स्थित है, जयपुर के अंदर पालड़ी में। कहां पे, पालड़ी के अंदर। ठीक है, प्रथम निजी हवाई अड्डा है पालड़ी जयपुर के अंदर। ठीक है, और राजस्थान की बात करें प्रथम मेट्रो डेयरी की, राजस्थान की प्रथम मेट्रो डेयरी, मेट्रो डेयरी ऐसे नहीं है मेट्रो ट्रेन के चलती है, मेट्रो डेयरी यानी जो आधुनिक शहर होते हैं उन्हें मेट्रो शहर कहा जाता है। तो राजस्थान की प्रथम मेट्रो डेयरी है वो बस्सी के अंदर स्थापित हुई थी। किसके अंदर, बस्सी के अंदर स्थापित हुई थी। ठीक है, ध्यान रखना, और बस्सी ध्यान रखना चित्तौड़गढ़ के अंदर भी है, और बस्सी जयपुर के अंदर भी है, और बस्सी के अंदर एक सब्जी मंडी भी है प्रमुख से, ध्यान रखना, टमाटर के लिए जो फेमस है। ठीक है, अब बात करें कि हेड़े की परिक्रमा, यहां पर एक प्रसिद्ध है परिक्रमा, हेड़े की परिक्रमा, और यह परिक्रमा कहा जाता है 6 कोसी होती है। कितनी होती है, 6 कोसी परिक्रमा। 6 कोसी यानी 18 किलोमीटर की परिक्रमा है। कितनी, 18 किलोमीटर की है परिक्रमा पूरी की पूरी। ठीक है, और अकबर की एक मस्जिद भी है यहाँ पर, अकबर की मस्जिद, और वो कहां पे स्थित है, आमेर के अंदर।
कहाँ पर, आमेर के अंदर स्थित है, अकबर की मस्जिद भी। ठीक है, अब बात करें जो उत्तर पश्चिम रेलवे है, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय वो भी जयपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, जिसे नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे या NWR जिसे कहा जाता है, वो भी कहां पर है, जयपुर के अंदर। ठीक है, अब बात करें कि जयपुर के अंदर कह सकते हो सर्वाधिक जनसंख्या अगर राजस्थान में कहीं है, सर्वाधिक जनसंख्या, ठीक है, तो वो जयपुर के अंदर है। ठीक है, बात करें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व तो वो भी कहां पे है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वो भी कहां पे, जयपुर के अंदर। ठीक है, ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भी कहां पे है, जयपुर के अंदर। ठीक है, फिर बात करें कि यहां पर कह सकते हो कि प्रमुख प्रमुख जो कह सकते हो दो आपको अपनी प्रमुख कह सकते हो दो पायलट हुई है यहाँ पर, महिलाएं पायलट, कौन सी महिला पायलट, उनका नाम याद रखना। ठीक है, पहली है पारुल शेखावत, कौन सी है, पारुल शेखावत। तो एयर इंडिया का विमान उड़ाने वाली राजस्थान की प्रथम महिला है, ध्यान रखना, एयर इंडिया का जो विमान उड़ाने वाली प्रथम मीडिया है, एयर इंडिया की प्रथम महिला पायलट हुई। ठीक है, राजस्थान से, ध्यान रखना, राजस्थान से ना, राजस्थान से एयर इंडिया की प्रथम महिला पायलट है। ठीक है, दूसरी की बात करें तो उसका नाम है आकांक्षा, और ये सबसे कम उम्र की महिला कमर्शियल पायलट है। तो ध्यान रखना इनका कि सबसे कम उम्र की महिला कॉमर्शियल पायलट, इनकी व्यापारिक उड़ानें भरी जाती है ये। ठीक है, तो ये किसके बारे में था, आकांक्षा के बारे में। ठीक है, और एक स्थान ध्यान रखना, चैनपुरा, जयपुर के अंदर स्थित है, और इसे कहा जाता है राजस्थान का नरक कहा जाता है। राजस्थान का नरक चैनपुरा को, सर्वाधिक पॉल्यूशन या कह सकते हो, सर्वाधिक कह सकते हो कि आपका जितने भी प्रकार से कह सकते हो प्रदूषण है जितना भी, उसके अनुसार इसको कहा जाता है राजस्थान का नरक। ठीक है, तो ये कह सकते हो कि जयपुर के अंदर हमने जितने भी प्रमुख जानकारियां थी उनका अध्ययन कर लिया है। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। किसी प्रकार की कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों।